पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधु संतों की पिटाई पर बीजेपी आक्रामक, बताया पालघर जैसी घटना कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा ममता बनर्जी के शासन में ईडी अधिकारियों पर हमला करने वालों को संरक्षण, जबकि साधु संतों को करना पड़ रहा है हिंसा का सामना। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पेशी से बच रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा चौथा समन। 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। बीजेपी ने कहा जांच से भागना शर्मनाक। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांची कामकोटि मठ के शंकराचार्य ने की बड़ी घोषणा। कहा 22 जनवरी से काशी की यज्ञशाला में करेंगे 40 दिन की विशेष पूजा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा शास्त्रों के अनुसार हो रहा है सब कुछ। उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का कहर जारी। मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिन तक राहत मिलने की नहीं है उम्मीद। ताइवान में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव के लिए डाले गए वोट। अमेरिका और चीन समेत तमाम देशों की है पैनी नजर। और खेल की खबरों में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी खेलेगी पुरुष युगल का सेमीफाइनल। भारतीय जोड़ी के सामने होगी कोरिया की जोड़ी। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में साधुओं के एक ग्रुप को भीड़ द्वारा पीटने का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भीड़ द्वारा हमला किए जाने का आरोप लगाने वाले साधु मधुर गोस्वामी ने कहा है कि जब हम गंगा सागर जा रहे थे तब अचानक भीड़ ने हमारी कार रोकी और हमारे साथ मारपीट की। जैसे हम जा रहे थे गंगा सागर के लिए, रास्ते में अचानक गाड़ी को रोका, हम लोगों के साथ में धक्का मुक्की की और मारपीट की और गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दी। पुलिस प्रशासन गया, हमको थाने में रख दिया। और इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी हमलावर हो गई है। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि पुरुलिया से एक चौंकाने वाली घटना। गंगा सागर जा रहे साधुओं को टीएमसी से जुड़े अपराधियों ने निर्वस्त्र करके पीटा। ये पालघर जैसी घटना है। ममता बनर्जी के शासन में शाहजहां जैसे आतंकवादी को राज्य संरक्षण मिलता है, जबकि साधुओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में हिंदू होना अपराध है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए कानून व्यवस्था और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ने ऐसा माहौल बना दिया है कि राम मंदिर का शिलान्यास हो तो पश्चिम बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी हो जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए। और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की है। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रही है और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों है। पुलिस अधिकारी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, मदद करने के आरोप लगे, तो उनको बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर आती है। दूसरी ओर जो भ्रष्ट नेता हैं उनको पकड़वाने की बजाय बचाने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार और नेता करें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा।
और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं पर हुए हमले पर भाजपा बंगाल सरकार और टीएमसी नेतृत्व पर लगातार हमलावर है। इस बीच भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने पीड़ित साधुओं से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। ज्योतिर्मय सिंह महतो ने ही साधुओं को हमले के दौरान बचाने का भी काम किया था। इस बारे में जानकारी साझा करते हुए और साधुओं को सम्मानित करने का वीडियो भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। अमित मालवीय ने स्थानीय लोगों का हवाला देते हुए एक्स पर हमले के पीछे टीएमसी के गुंडे और नागरिक स्वयंसेवक कहे जाने वाले अनवर शेख का हाथ होने का आरोप लगाया है। टीएमसी पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने एक्स पर लिखा है कि इस जांच से कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ममता बनर्जी शेख, शाहजहां और अनवर जैसे बैसाखियों के सहारे जी रही हैं। पुरुलिया में साधुओं पर हुए हमले पर भाजपा टीएमसी नेतृत्व पर लगातार हमलावर है। भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने पीड़ित साधुओं को सम्मानित किया। पश्चिम बंगाल में साधुओं पर हमले की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि किसी ने ममता बनर्जी को मुमताज खान का नाम दिया था। यहाँ रामनवमी और अन्य धार्मिक जुलूसों पर हमले होते हैं। ममता बनर्जी भगवा रंग देखकर क्रोधित हो जाती हैं और यही कारण है कि वो ये हमले करवाती हैं। एक व्यक्ति ने कुछ सोच भर के पता नहीं कहाँ से नाम निकाला था कि मुमताज खान जो है वो ममता बनर्जी हैं इस समय, मुमताज खान नहीं वो पहले। तब मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से यह हमारे रामनवमी हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, जो भी अनुष्ठान है हिंदुओं की ओर से और सबको वो अकालता नकारती हैं, इसीलिए वहाँ साधु हैं तो वो भगवा रूप कहीं देख लिया तब तो और उनको क्रोध आता है, नाराज होती हैं और इसीलिए वो आक्रमण कराती। स्वयं मुख्यमंत्री की देन है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से समन भेजा है। अरविंद केजरीवाल को 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा केजरीवाल को शराब नीति के मामले में भेजा गया ये चौथा समन है। केजरीवाल को पहले 2023 में 2 नवंबर और 21 दिसंबर को समन भेजा गया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि हर बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं क्योंकि वो सवालों के जवाब देने से डरते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो आज रिएक्ट किया है अफसोसजनक है। हर बार जांच से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। अब जैसे ही चौथा सम्मन आया है तो उन्होंने कहा है कि मैं तो गोवा के ट्रिप पर हूं। मतलब आप राजनीतिक पर्यटन करेंगे लेकिन जांच से भागेंगे क्योंकि आपने चोरी की है, आपका जवाब देने से डर लगता है, आपने शराब नीति में घोटाला किया है, कब तक भागेंगे? आप हर बार बहाना बनाते हैं। अरे आप मुख्यमंत्री, आपने संविधान की शपथ ली है, खड़े होकर कानून की शपथ ली है कि मैं कानून के नियमों का पालन करूंगा। जांच एजेंसी आपको सम्मन दे रही है, अगर आप ईमानदार हैं तो जाके बात कीजिए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पिछले 3 समन से पेश ना होने का बहाना बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो सरगना है, मास्टरमाइंड है शराब घोटाले के, जो पिछले 3 समन्स पर ना जा रहे हैं, ना कोऑपरेट कर रहे हैं और ना बता रहे हैं कि उनकी भूमिका क्या रही है शराब घोटाले में। इसका मतलब साफ है कि पहले समन पर कहा कि स्टार प्रचारक के रूप में मैं बिजी हूं, वहां पर आम आदमी पार्टी को 204 सीट पर डिपॉजिट जब्त हो गई। फिर उसके बाद कहा कि मैं विपासना में बिजी हूं और फिर कहने लगे कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। शराब घोटाले में जिनकी भूमिका है उनके लिए अब एजेंसी से कोऑपरेट कर पाना मुश्किल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज खुद पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 2011 से लेकर 14 तक श्रीमान अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उस समय अपनी आवाज उठाने की बात करते थे। आज वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के चलते। उनके स्वास्थ्य मंत्री 1.5 साल जेल में रहे भ्रष्टाचार के चलते। उनके शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री जेल में है। उनके सांसद जेल में है।
आखिरकार इनके विधायकों से लेकर सांसदों को जेल क्यों जाना पड़ा? भ्रष्टाचार के चलते। और अराजकता फैलाने का काम, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल जी और इनके राजनीतिक दल ने किया है। और ईडी द्वारा केजरीवाल को समन करने पर कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केजरीवाल को ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए। उनको जाना चाहिए, इन्हें तो ईडी तो पूछती रहेगी आपसे। भाई ईडी के पास जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैंने कुछ ये जितने अधिवक्ता हैं, लॉयर्स हैं, उनसे भी बातचीत टेलीविज़न पे और जगहों पे सुनी है कि ईडी अगर आपको बुलाता है तो आपको जाना पड़ता है। तो मेरा ये है कि चले जाइए, इसको सब खत्म करिए। 1-2 दिन लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। भाई आपको याद है खड़गे जी भी गए थे, ईडी में बुलाया गया था, सोनिया जी भी गई थी, राहुल जी भी गए थे, तो आपको जाना चाहिए। और विपक्षी इंडी गठबंधन की आज अहम बैठक हो रही है। बैठक में 14 दलों के नेता मौजूद हैं। बैठक में संयोजक के नाम पर मोहर लग सकती है। जी हां, बैठक में कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, एनसीपी से शरद पवार, खड़गे और सीपीआईएम से सीताराम येचुरी मौजूद हैं। इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के अलावा उद्धव ठाकरे मौजूद नहीं हैं। सोनल माता जन्म शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोनल मां आधुनिक युग के प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। राष्ट्र की सनातन संत परंपरा में श्री सोनल मां आधुनिक युग के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह थी। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा, उनकी मानवीय शिक्षाएं, उनकी तपस्या, इससे उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत दैवीय आकर्षण पैदा होता था। उसकी अनुभूति आज भी जूनागढ़ और मढ़ड़ा के सोनल धाम में की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोनल मां ने समाज को कुरीतियों से बचाने के लिए निरंतर कार्य किया। सोनल मां समाज को कुरीतियों से बचाने के लिए निरंतर काम करती रही। कच्छ के बोवार गांव से उन्होंने बहुत बड़ा प्रतिज्ञा अभियान शुरू किया था। उन्होंने परिश्रम करके आत्मनिर्भर बनने पर हर किसी को सीख दी थी और उस पर जोर दिया था। पशुधन के प्रति भी उनका उतना ही बल था। पशुधन की रक्षा करने पर वो हर क्षेत्र में, हर समय आग्रह करती थी। साथियों, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों के साथ ही सोनल मां देश की एकता और देश की अखंडता की भी एक मजबूत प्रहरी थी। और अब श्री राम नगरी अयोध्या से जुड़ी हुई खबरें। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, पवन चले भगवान। और अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से लोगों से 22 जनवरी को हर एक के घर में श्री राम ज्योति को प्रज्वलित करने की अपील की है। सोनल माता जन्म शताब्दी समारोह के वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की। हम सब कल्पना कर सकते हैं कि आज जब अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, तो श्री सोनल मां कितनी प्रसन्न होगी। आज इस अवसर पर
मैं आप सभी से 22 जनवरी को हरेक के घर में शाम को श्री राम ज्योति प्रज्वलित करने का आग्रह भी करूंगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांची कामकोटी मठ के शंकराचार्य ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी से काशी की यज्ञशाला में 40 दिनों की विशेष पूजा होगी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेषकर देश के तीर्थ स्थानों के विकास करने में श्रद्धा रखते हैं। उन्होंने केदारनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण का विस्तार भी किया है। काशी स्थित अच्छे वैदिक के विद्वान लोग, गणेश शास्त्री द्रविड़ एवं लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के नेतृत्व में 100 से अधिक अच्छे विद्वत लोग वहाँ यज्ञशाला का पूजा का हवन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। वर्तमान सरकार के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी विशेष करके भारत के तीर्थ क्षेत्रों का विकास में श्रद्धा रखते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेताओं के शामिल नहीं होने के सवाल पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ शास्त्रों के अनुसार हो रहा है। कांग्रेस समारोह में शामिल ना होने के लिए केवल बहाने बना रही है। कुछ यहाँ हो रहा शास्त्र के अनुकूल ही हो रहा है, शास्त्र के विपरीत कुछ नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के सोचना और ऐसा कहना कि अधूरा है, अधूरा नहीं है। जो भाग में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगी और स्थापित होंगे वो पूर्णतया व्यवस्थित हो गया, बन के तैयार हो गया है। इसलिए शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के विपरीत नहीं है। और यह जो कह रहे हैं कि एक बहाना बनाना है न आने के लिए, कि शास्त्र सम्मत नहीं है। भगवान राम के राजनीतिक इस्तेमाल पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र ने कहा कि राजनीति धर्म नीति है। भाजपा ने भगवान राम को अपना बनाया और आज उनके पास उनका आशीर्वाद है। ये राजनीति नहीं बल्कि धर्म नीति है। उन्होंने राम को अपना लिया। जहाँ जाने के बाद जीवात्मा पुनः यह नाशवान संसार में नहीं आता, अमर हो जाता है। तो ऐसे परमात्मा का जो आश्रय लिया है वह राजनीति नहीं है, उसको हम धर्मनीति कहते हैं, भक्ति कहते हैं, आत्मसमर्पण कहते हैं भगवान के प्रति। हमको यही सोचेंगे और यही कहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस अपने ही नेताओं के निशाने पर आ गई है। लगातार कांग्रेस नेताओं की विरोध में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस के फैसले पर हैरानी जताते हुए इस निर्णय को बेतुका बताया है। उन्होंने न्योता ठुकराने का परिणाम भी भुगतने की चेतावनी दी है। यदि हमारा नेतृत्व ऐसे सलाहकारों को रखता है तो परिणाम वही होंगे जो अब तक आए हैं। नुकसान हो गया है, ये चुनाव में दिखेगा। जिन्होंने ये सब लड़ाई लड़ी है वो निर्णय वही करेंगे। तो उन्होंने निर्णय लिया है। अब जहां तक निमंत्रण का सवाल है, इसको ठुकराने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? जब राजीव गांधी जी ने वहां ताला खुलवाया था तो आप कौन है मना करने वाले? और इस तरह के सलाहकार अगर रखेंगे, हमारा नेतृत्व रखेगा, तो फिर क्या कहेंगे? जैसे परिणाम आ रहे हैं वैसे आते रहेंगे। श्री राम आएंगे, खुशियां लाएंगे, इस भाव से विभोर अयोध्या में जन जन बेसब्री से 22 जनवरी की प्रतीक्षा कर रहा है। सुंदर अयोध्या के साथ साथ लोग स्वच्छ अयोध्या का भी प्रण ले रहे हैं। स्वच्छाग्रही 24 घंटे लगे हुए हैं स्वच्छता की मिसाल कायम करने को। आखिर पीएम मोदी ने जो कहा है, अयोध्या को सबसे स्वच्छ नगरी बनाना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और इसके साथ ही स्वच्छ अयोध्या, इस बात पर भी खासा फोकस है। और
स्वच्छ अयोध्या की जिम्मेदारी है इन स्वच्छाग्रहियों के हाथों में, जो दिन रात लगे हुए हैं अयोध्या नगरी को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए। और सुंदर और स्वच्छ बनाने के साथ साथ स्वस्थ भी बना रहे हैं ये लोग। क्या कुछ इनकी भावनाएं हैं, ये भी हम इनसे जानेंगे। धर्म और आध्यात्म की नगरी अयोध्या, राम जन्मभूमि अयोध्या अब स्वच्छता की कर्म भूमि भी बन रही है और इसका बीड़ा उठाया है इन स्वच्छाग्रहियों ने। क्या है कि साफ सफाई काम करते हैं मैडम, और उसके बाद अयोध्या को साफ रखने के लिए, हर चीज़ सुरक्षित रखने के लिए क्या है कि अगर सुरक्षित नहीं रखेंगे तो विदेशी आदमी कहाँ से आएंगे जी। प्रभु राम के प्रति प्रेम ही तो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को भी इन स्वच्छाग्रहियों ने सर आंखों पर लिया है। ये कह रहे हैं कि अयोध्या में स्वच्छता इनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है। अच्छा बहुत लग रहा है। अच्छा बहुत लग रहा है। हाँ। किस लिए बहुत अच्छा किस लिए लग रहा है? कि अयोध्या धाम है, अयोध्या नगरी है, सब लोग आते हैं देश विदेश से, इसलिए हम लोग सफाई में लगे हैं कि जितना सफा कर पाए उतना अच्छा सफा करें। बढ़िया, बहुत अच्छा है, साफ सफाई हो रही है, अच्छा लग रहा है। इस साफ सफाई में आप कितनी भूमिका निभा रही हैं? अरे मन तन से धन से कर रहे हैं। हाँ, तन से करेंगे, धन से। पूरा एकदम जी जान लगा के कर रहे हैं सफाई। हाँ। कौन सी ऐसी भावना है जिससे आपको लग रहा है तन मन धन जी जान सब लगा के करना है? अच्छा लग रहा है हमें ना, अपनी राम जन्मभूमि है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में दूर दूर से मेहमान आएंगे और उसके बाद पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। तब वे भी देखेंगे कि स्वच्छ और स्वस्थ अयोध्या, यही लक्ष्य लेकर ये स्वच्छाग्रही राम धुन गाते हुए लगे हैं अपने कर्तव्य में। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जगन्नाथ मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने सभी से देश भर के मंदिरों में स्वच्छता गतिविधियां चलाने की अपील की थी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसके जश्न में देश के साथ साथ पूरी दुनिया शामिल हो रही है। अमेरिका में तो राम भक्त अब तक कई कार और बाइक रैलियां निकाल चुके हैं। अमेरिका के हजारों किलोमीटर के दायरे में फैले 10 राज्यों में अब तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानकारी देते हुए कई बिलबोर्ड्स लगाए जा चुके हैं। इनमें बताया गया है कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। जिन राज्यों में ये बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं उनमें टेक्सास, इलिनॉय, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और जॉर्जिया शामिल हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर मॉरिशस भी राममय हो रहा है। मॉरिशस सरकार ने हिंदू सरकारी कर्मचारियों के लिए 22 जनवरी को 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने की घोषणा की है। इस फैसले से मॉरिशस में हिंदू सरकारी कर्मचारी 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बन सकेंगे। ये विशेष छुट्टी दोपहर 2 बजे से 2 घंटे तक रहेगी। मॉरिशस में 48.5% आबादी हिंदू है। प्रधानमंत्री श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ जी और हमारी सरकार जो हिंदू भाई बहन जो गवर्नमेंट में काम करलन सब उन लोगों के वन ऑफ स्पेशल लीव 2 घंटा 2 बजे से मिला था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ द्वारा नियोजित आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों के लिए ग्रुप टर्म बीमा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों को किसी भी प्रकार की मृत्यु पर उनके परिवार को बीमे के रूप में 10 लाख रुपए मूल्य की बीमा राशि मिलेगी।
ये योजना CPL के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़े एक उपाय के रूप में काम करेगी। इससे उनके परिवारों की आजीविका सुरक्षित करने में काफी मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री ने हाल ही में CPL की बेहतरी के लिए कई कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी थी। समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। दिल्ली NCR में सुबह घना कोहरा छाया रहा और दृश्यता बहुत कम होने की वजह से रेल तथा हवाई यातायात पर असर पड़ा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिन तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। देश भर में लोहड़ी मनाई जा रही है। लोहड़ी का त्योहार किसानों के नए साल के रूप में मनाया जाता है। लोहड़ी के दिन आग में मूंगफली, तिल, गुड़, गज्जक और रेवड़ी चढ़ाने का रिवाज है। लोहड़ी का ये खास पर्व फसलों को समर्पित किया जाता है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें कि ताइवान में राष्ट्रपति और संसद के लिए वोट डाले गए। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने वोट डाला, तो वहीं ताइवान के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार लाई चिंग-ते ने भी मतदान किया। ताइवान में प्रमुख रूप से दो पार्टियों के बीच मुकाबला है। DPP देश में पिछले 8 वर्षों से सत्ता पर काबिज है। चुनाव पर अमेरिका और चीन के साथ ही विश्व भर की नजर है। चुनाव में आगे चल रहे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार लाई चिंग-ते का चीन विरोध कर रहा है। ये देश की स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनके जीतने की स्थिति में तनाव बढ़ सकता है। चीन के खतरे के अलावा भी वोटर के सामने कई अन्य मुद्दे हैं। इनमें महंगे आवास और धीमी होती अर्थव्यवस्था शामिल है। बात करें खेलों की, तो मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सात्विक साईराज रैंकिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष युगल मुकाबले के सेमीफाइनल मैच में कोरिया की कांग मिन ह्यूक और सियो सेउंग जे की जोड़ी से भिड़ेगी। गौरतलब है कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शानदार खेल दिखाते हुए चीनी जोड़ी को 21-11 और 21-8 से शिकस्त दी थी। अब बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा आम जन की जिंदगी को आसान बना रही है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे मिल पा रहा है और किसानों में किसान निधि योजना को लेकर अधिक उत्साह नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जयपुर के बस्सी में आयोजित शिविर पर पेश है ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार की योजनाओं का जन जन तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जयपुर के बस्ती में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित केंद्र सरकार की 17 योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। वहीं पात्र नागरिकों ने योजनाओं के लाभ के लिए पंजीयन करवाया। मैंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करवाया है और इसमें 2 लाख का बीमा है जो बहुत ही फायदेमंद है। उज्ज्वला गैस का कनेक्शन फ्री में मिला है, मुझे बहुत फायदा हुआ है उससे। सरकार से हमें 450 रुपये में ही सिलेंडर मिल रहा है, उसका बहुत धन्यवाद। अब घर घर के अंदर जो प्रधानमंत्री मिशन जल जीवन योजना के तहत जो पानी घर घर में मिलने लगा है, उसकी बहुत अच्छी सुविधाएं मिलने लगी है और बहुत अच्छा कार्य रहा है और महिलाओं को भी इसलिए फायदा हुआ है इसके तहत। किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। किसानों को इस योजना के तहत अधिक सुविधाएं मिली है। वहीं ड्रोन प्रशिक्षण को लेकर किसानों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री किसान निधि के 2,000 रुपये हमारे 3 खातों में डाला जाता है, जो हमारे कृषि में खाद बीज खरीदने में अच्छी मदद मिलती है और इसमें हमारे को टाइम वाले लाभ मिल जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर असल मायनों में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की कड़ी में बड़ा कदम है,
जहां आमजन को एक ही छत के नीचे केंद्र की बेहतरीन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार का ये प्रयास आम लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने में सफल साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। तो केंद्र सरकार का ये प्रयास आम लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने में सफल सिद्ध हो रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।